हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 11 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में 5 दिवसीय समुद्री अभ्यास अमन 19 का आयोजन किया गया है। तो अभी अमन 19 का आयोजन शुरू हुआ है। कौन से देश में इसका आयोजन किया गया है ये हमें बताना है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में अमन 19 का आयोजन किया गया, जो कि एक समुद्री सैन्य अभ्यास है। और इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, करीब 46 देशों की सेनाएं इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगी। देशों के नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि ज़रूरी भी नहीं थे। आप सिर्फ याद रखिएगा कि 46 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। जो ये सैन्य अभ्यास है, इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी और तब से हर 2 साल बाद जो है इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर से इसका आयोजन हो रहा है पाकिस्तान के कराची के समुद्र तट पर। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से किस बैंक पर आरबीआई द्वारा 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कौन से बैंक पे लगाया है आरबीआई ने, ये हमें बताना है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि इलाहाबाद बैंक पर। इलाहाबाद बैंक पर आरबीआई ने 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आप लोग को पता होगा कि आरबीआई जो है अभी कुछ टाइम से लगातार बैंकों पर जो है जुर्माना लगा रही है। एसबीआई पे भी 1 करोड़ का जुर्माना लगाया और यहीं पर जो है इलाहाबाद बैंक पर भी 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ कॉरपोरेशन बैंक पर आरबीआई ने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जुर्माना क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो भी इनका जो जुर्माने से संबंधित जो अंतिम कोष था, जो अकाउंट थे, उनको जो है सही तरीके से इन्होंने मेंटेन नहीं किया था और आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियमों का कुछ उल्लंघन किया था काफ़ी हद तक। तो ऑडिट में ये बात सामने आई, ठीक है, कि ये जो अपना जो मुद्रा कोष है बैंकों का, उस पर सही से निगरानी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन पर ये जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न में से किस फिल्म मेकर को एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविज़न की ओर से कनाडा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कनाडा हटा दीजिए, यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे ही हो जाएगा कि एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एवं टेलीविज़न की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, ये चीज़ यहाँ से बतानी है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि दीपा मेहता को। दीपा मेहता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कैनेडियन सिनेमा और टेलीविज़न की ओर से, तो ध्यान रखिएगा। और दीपा मेहता वैसे भारत की रहने वाली हैं। इनकी शादी हो गई थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता पॉल शॉर्ट्जमैन के साथ। इसके बाद जो है 1973 में ये कनाडा चली गई। काफ़ी डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में काफ़ी अच्छा नाम है इनका, फिल्म मेकिंग में बहुत बढ़िया नाम है। तो इन्हीं की जो काम है उन्हीं की सराहना के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो अभी इनके नाम की घोषणा कर दी गई है। कैनेडियन स्क्रीन वीक में जो है ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कब इसका आयोजन होगा, क्या होगा, ये होगा। बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविज़न की ओर से निम्न में से किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि दीपा मेहता को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग निम्न में से किस टीम के सहायक कोच यानी कि असिस्टेंट कोच नियुक्त किए गए हैं। तो रिकी पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलिया का ही असिस्टेंट कोच नियुक्त किया गया है। रिकी पॉन्टिंग बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के सभी लोग जानते होंगे। और याद रखिएगा कि ये डेविड सेकर का स्थान लेंगे, जो कि जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है एक दिन पहले, तो इनका स्थान लेंगे रिकी पॉन्टिंग। ठीक है, 2003 और 2007 में 2 बार जो है वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और उस वक्त जो कप्तान थे रिकी पॉन्टिंग थे। ठीक है, तो रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा किस देश से डोपिंग निलंबन को हटा दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने एक देश है जिसपे कि डोपिंग निलंबन जो है लगाया था, डोपिंग की वजह से प्रतिबंध लगाया था। तो हमें बताना है कि किस पे से ये निलंबन या फिर ये प्रतिबंध हटा लिया गया है। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि रूस से। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने रूस पर से डोपिंग निलंबन को हटा दिया है। याद रखिएगा कि जो रूस की पैरालंपिक समिति है उस पर 2 साल पहले प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि रूस के कई खिलाड़ी ऐसे थे जो कि डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। उसके बाद से जो है पूरी की पूरी समिति को ही प्रतिबंधित कर दिया गया था, किसी भी तरीके से ओलंपिक पैरालंपिक में भाग नहीं ले पा रहे थे इन यहाँ पर जो रूस के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो अब प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि 2020 पैरालंपिक में जो कि टोक्यो में होने वाले हैं उसमें जो है अब रूस के खिलाड़ी भी भाग ले सकते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल, राष्ट्रपति हैं यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजधानी और मुद्रा एग्जाम में पूछी जाती है, तो दोनों ही चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जंगली जानवरों की प्रवासीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए COP13 यानी कि 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन का आयोजन 2020 में कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। ठीक है, 2020 में COP13 का आयोजन किया जाएगा भारत में, और भारत के कहाँ पर किया जाएगा? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा 15 से 22 फरवरी तक। ठीक है, ये जो सम्मेलन है इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शुभंकर बनाया गया है, और जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको नाम दिया गया है गिबी। क्या नाम दिया गया है? गिबी। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखे हैं, याद करने में मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई परेशानी होगी। यहाँ पर मैंने लिखा है CMS, तो ये क्या चीज़ है? तो CMS जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक पर्यावरण संधि के रूप में प्रवासीय जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और स्थायी उपयोग हेतु एक मंच उपलब्ध करवाता है। ठीक है, और अगर बात करें COP की, तो COP जो ये कन्वेंशन है, जो ये मीटिंग होगी, इससे संबंधित निर्णय लेने वाला एक प्रमुख अंग है। ठीक है, CMS का जो सदस्य बना था भारत, वो बना था 1983 में, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत ने हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि हेलिना। ठीक है, भारत ने हेलिना नाम के जो है मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये एक हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली मिसाइल है। जो परीक्षण हुआ था वो उड़ीसा के जो है तट से किया गया था। साथ ही साथ इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 7 से 8 किलोमीटर तक। ठीक है, किसकी? हेलिना की। हेलिना जो है वो नाग का ही जो है एक रूप है, एक प्रारूप है, जो कि हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। ठीक है, जो नाग मिसाइल है उसी का एक जो है ये प्रारूप है हेलिना, जिसको कि हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9 फरवरी को अल्बर्ट फिनी का कैंसर के कारण निधन हो गया, वे संबंधित थे। तो अल्बर्ट फिनी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध अभिनेता थे और कैंसर के कारण 9 फरवरी को इनका निधन हो गया है। 4 बार इनको ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया था। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 60 से भी अधिक फिल्मों में जो है ये बॉलीवुड फिल्मों में ये काम कर चुके हैं, और साथ ही साथ इनको सिनेमा का ओरिजिनल यंग मैन भी कहा जाता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, 3 के 3 पॉइंट याद रखिएगा। 4 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित होना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके नाम के जो है थोड़ा बहुत इनकी जो जानकारी है वो जरूर याद रखिएगा। ओरिजिनल यंग मैन कहा जाता था इनको सिनेमा का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कहाँ हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया है? नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सी जगह पर हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है अदालतों ने? सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में अदालतों ने तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को शामिल कर लिया है। इससे पहले अरबी और अंग्रेजी पहले से ही जो है अदालतों की आधिकारिक भाषा थी। अब हिंदी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। अगर बात करें पूरे संयुक्त अरब अमीरात की, क्योंकि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, तो संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो भारतीय लोगों की संख्या यहाँ पर 26 लाख है, और ये देश की कुल आबादी का 30% है। ठीक है, तो हिंदी के लिए जो हमारी भाषा है उसके लिए काफ़ी बड़ी जो है ये आप कह सकते हैं कि उपलब्धि है कि इसको तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है यहाँ की दिरहम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 10 फरवरी को निम्न में से कौन 300 T20 मैच खेलने वाले
पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी 300 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो ये 12वें खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिन्होंने कि 300 से ज़्यादा T20 मैच खेले हैं, ठीक है। तो इन्होंने 300 मैच खेल लिए हैं, 300 मैच इनके कंप्लीट हो गए हैं, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं ये 300 T20 मैच खेलने वाले। इसके बाद कल के कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि निम्न में से किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? सही आंसर क्या था? ऑप्शन बी वाला, यानी कि विवेकानंद ने, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही थे। सेकंड क्वेश्चन था कि नमदाफा नेशनल पार्क या फिर नामदाफा नेशनल पार्क, दोनों ही नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। देन थर्ड क्वेश्चन आपके लिए था कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो का 30वां सदस्य बना है? तो मैसेडोनिया 30वां सदस्य बना है नाटो का। अब आपके लिए आज के कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गठित नए मंडल लद्दाख का मुख्यालय कहाँ है? जम्मू कश्मीर में एक नए मंडल का गठन किया गया है लद्दाख, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान पर डीडी अरुण प्रभा का शुभारंभ किया गया? चैनल है डीडी अरुण प्रभा, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न में से किस राज्य ने शहरी युवाओं के लिए एक रोजगार योजना जिसका नाम है युवा स्वाभिमान योजना? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर शुरू की गई है युवा स्वाभिमान योजना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई सजेशन होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।